हेलो एंड वेलकम टू हिमाचल कॉम्पिटिटिव। तो फ्रेंड्स, आज से हम यूट्यूब चैनल पर भी JOIT 965 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से इस चैनल पर डेली MCQs और थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाएंगी। बाकी इसके अलावा हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पर भी हमने पेड ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप चाहें तो उन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पेड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि वहाँ पे सारी क्लासेज जो वो लाइव रहती हैं, और इन लाइव क्लासेस के दौरान आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो उनको आप उसी टाइम पे रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी दूसरा, लाइव क्लास कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि जितनी भी लाइव क्लासेस है वो रिकॉर्डेड भी रहती हैं, तो जो भी आपने क्लास में पढ़ा उसको आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग देख के। कुछ भी आपकी क्वेरीज या डाउट होते हैं तो आप उसको अगले दिन रिजॉल्व करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा लाइव क्लासेस में जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके सभी PDF नोट्स आपको ऐप पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं तो उसके डेली और वीकली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ऐप पर। और सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट ही नहीं, आपको इस कोर्स में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम से पहले, और 50 से भी ज़्यादा चैप्टर वाइज और मिसलेनियस मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे आपको ऐप पर। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल रही हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ में। और स्टार्टिंग में जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो एक 100 रुपीज़ का कूपन भी आपको मिलेगा। तो स्टार्टिंग में ये कोर्स आपको 400 रुपीज़ का पड़ जाएगा। तो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी JOIT 965 के लिए अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं या फिर डेली MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसके अलावा हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पर भी फ्री मॉक टेस्ट अपलोड किए जाते हैं, तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं दिए गए लिंक से। बाकी पेड कोर्सेज भी आपको हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप पर ही मिलेंगे, और जितनी भी लाइव क्लासेज है वो इसी ऐप पर कंडक्ट की जाएंगी। और बाकी आज के वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज जो हम MCQs डिस्कस करेंगे उसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों ही। 939 में काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर 1101011? यानी कि ये जो आपको 2's कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो नॉर्मल 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाटा रिप्रेजेंटेशन की वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको 2's कॉम्प्लीमेंट दे रखा है किसी नंबर का, और आपसे पूछा है कि उस नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। 1's कॉम्प्लीमेंट और फिर उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालने से पहले आपको इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालनी पड़ेगी। तो बाइनरी नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस नंबर में से 1 माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी कि 1 का 0 और 0 का 1 करना पड़ेगा। क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए भी हम वही करते हैं, जो भी आपके पास नंबर दे रखा होता है उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, यानी कि हर डिजिट को उल्टा कर देते हैं और फिर उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने उल्टा करना है। सबसे पहले हम 1 माइनस करेंगे और फिर हर एक बिट को उल्टा कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को लिख लेता हूँ 1101011। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 7 ही बिट्स दे रखी हैं, जबकि एग्जाम में जब आपको 2's कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो वहाँ पे 8 बिट दी जाती हैं। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है इसको कहा जाता है साइन बिट। तो साइन बिट अगर 1 होगी तो आपका नंबर नेगेटिव होगा, अगर साइन बिट 0 होगी तो आपका नंबर पॉजिटिव होगा। और यहीं पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमाया कि लास्ट बिट जो है साइन बिट वो दे ही नहीं रखी है। तो अब आपको इन 7 बिट से पता करना है कि डेसिमल नंबर क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं -1 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 कितना होता है, 0 होता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, फ्लोटिंग नंबर हो गया, ये सब कुछ मैंने डाटा रिप्रेजेंटेशन के टॉपिक में बता रखा है। तो अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 1 - 1 यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, कोई कैरी लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वही आ जाएगा 101011। तो ये जो मेरे पास नंबर आया ये है 1's कॉम्प्लीमेंट और ये है 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इस 1's कॉम्प्लीमेंट में से मैं बाइनरी नंबर निकालना चाहता हूँ, तो मैं इन सभी डिजिट का ऑपोजिट कर दूंगा, यानी कि 1 का 0 और 0 का 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0010101। और अब मुझे इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब जहाँ जहाँ पे 0 है उन नंबर्स को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचा, 16 + 4 + 1। तो 16 + 4 20 एंड 1 21। तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 21। बट ऑप्शन में मेरे पास कितना दे रखा है,
-21। तो यहीं पे कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेरे पास आंसर आ रहा है 21 और यहाँ पे दे रखा है -21। तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट मोस्ट बिट यानी कि 8th बिट जो होती है वो साइन बिट होती है। अब साइन बिट तो आपके पास कुछ नहीं दे रखा है, ना तो 0 ना 1, तो साइन बिट आप कुछ भी अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो इसका मतलब नंबर जो आपके पास आ रहा है वो है 21, तो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे माइनस लगा लेंगे तो ऑप्शन डी जो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑक्टल नंबर, इनमें से कौन सा वैलिड ऑक्टल नंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑक्टल नंबर जो होते हैं वो 0 से 7 तक की होते हैं, यानी कि 7 के बाद 8 जहाँ पे आ गया वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन में कितनी बिट्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए यूज की जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 23। तो इसको अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन में 23 बिट्स जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि मैंटीसा के लिए यूज की जाती हैं। अब ये 23 क्यों होती हैं इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चीज याद रखनी है कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, IEEE 754। जैसे लैंडमैन वैन के लिए IEEE 802 स्टैंडर्ड यूज किया जाता है, वैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के लिए IEEE 754 स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो ये जो इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर वर्ड से जुड़े सभी स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो IEEE 754 स्टैंडर्ड जो 1985 में दिया गया था। अब फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक पढ़ने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यूज क्यों करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज तब किया जाता है जब हम कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी या फिर कोई बहुत छोटी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2.99 इंटू 10⁸8। अब इस नंबर को अगर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, 299 ऐसे लिख दूंगा और इसके आगे 6 जीरोस और ऐड कर दूंगा। तो नॉर्मली अगर हम किसी नंबर को लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 10⁸8 के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है वो 8 प्लेसेस आगे जाएगा। तो 2 प्लेसेस अगर मैं आगे लेता हूँ पॉइंट को तो 1 2, यानी कि 299 यहाँ तक आ गया और उसके आगे 6 जीरोस में और ऐड कर दूंगा। तो ये नंबर और ये नंबर जो है वो सेम ही होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े नंबर को हमने छोटी सी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे 10⁸8 की बजाय 10�34 होता तो सोचिए कितनी जीरोस मुझे यहाँ पे ऐड करनी पड़ती। तो इसी पर्पस के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है, बड़े नंबर्स को छोटा करके लिखने के लिए। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। अगर कोई बहुत छोटा नंबर भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल 3.14 इंटू 10⁻⁻18। अब यहाँ पे 10⁻⁻18 लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है वो 18 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ को जाएगा। अगर यहाँ पे 10⁻⁻ जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा तो डेसिमल उतना ही प्लेसेस राइट साइड को मूव करेगा, और अगर नेगेटिव होगा तो डेसिमल उतना ही प्लेसेस लेफ्ट साइड को मूव करेगा। तो इस तरीके से हम बहुत बड़े नंबर्स को या फिर बहुत छोटे नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के जरिए दिखा सकते हैं। अब ये जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये डेसिमल में है। अब इसी चीज को हम बाइनरी में भी दिखा सकते हैं। अब बाइनरी में इस चीज को दिखाने के लिए हम 3 बेसिक कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आता है साइन ऑफ मैंटीसा, फिर उसके बाद आता है बाइस्ड एक्सपोनेंट, और फिर उसके बाद आता है नॉर्मलाइज्ड मैंटीसा। अब IEEE 754 जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज की जाती है, तो इसमें 2 स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, एक सिंगल प्रिसीजन और दूसरा होता है डबल प्रिसीजन। तो सिंगल प्रिसीजन में टोटल 32 बिट्स यूज की जाती हैं और डबल प्रिसीजन में टोटल 64 बिट्स यूज की जाती हैं। तो सिंगल प्रिसीजन में जो पहली बिट होगी उसको साइन बिट कहा जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 8 बिट्स होती हैं उनको कहा जाता है एक्सपोनेंट, और लास्ट की जो 23 बिट्स होती हैं उसको कहा जाता है मैंटीसा। फिर इसी तरीके से जो डबल प्रिसीजन स्टैंडर्ड है उसमें फर्स्ट बिट जो वो साइन बिट की रहेगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 11 बिट्स जो वो एक्सपोनेंट के लिए यूज की जाती हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 52 बिट्स जो वो मैंटीसा के लिए यूज की जाती हैं। अब साइन बिट तो आपको पता है कैसे यूज की जाती है, 1 यूज किया जाता है नेगेटिव नंबर के लिए और 0 यूज किया जाता है पॉजिटिव नंबर के लिए। अब इसके बाद मैंटीसा क्या चीज होती है, जैसे अभी हमने डेसिमल नंबर में देखा 2.99 इंटू 10⁸8, तो यहाँ पे जो 2.99 है इसको हम मैंटीसा कह सकते हैं। तो बाइनरी में भी मैंटीसा इसी तरीके का एक नंबर होता है, जैसे 10110101। तो इस तरीके के नंबर को हम मैंटीसा कहेंगे। अब इस मैंटीसा में फ्लोटिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा वो चीज कौन डिसाइड करेगी, एक्सपोनेंट। इस बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में भी पॉइंट जो है वो फ्लोट करता रहता है, यानी कि पॉइंट लेफ्ट की तरफ को भी मूव कर सकता है और राइट की तरफ को भी मूव कर सकता है। तो ये जो फ्लोटिंग पॉइंट है इसकी पोजीशन एक्सपोनेंट डिसाइड करता है, यानी कि एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो
मैंटीसा में जो डेसिमल है वो राइट की साइड को मूव करेगा और एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगा तो मैंटीसा में जो डेसिमल है वो लेफ्ट की साइड को मूव करेगा। तो इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज की जाती है। सिंगल प्रिसिजन स्टैंडर्ड में मैंटीसा 23 बिट का होगा, तो ये मैंटीसा एक बाइनरी नंबर ही होता है। अब इस बाइनरी नंबर में पॉइंट कहाँ पे आएगा या पॉइंट कितना आगे जाएगा या कितना पीछे जाएगा वो एक्सपोनेंट डिसाइड करता है, और फर्स्ट बिट जो होती है वो यहाँ पे साइन के लिए यूज की जाती है। और इसी तरीके से डबल प्रिसिजन स्टैंडर्ड में क्या किया जाता है, 52 बिट मैंटीसा के लिए यूज होती है, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स और साइन के लिए 1 बिट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 मेबी बाइट। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मेबी बाइट है ना कि मेगा बाइट। तो एक मेबी बाइट में 2⁻20 बाइट्स होती हैं। तो ये कीबी बाइट, मेबी बाइट, जीबी बाइट ये बाइनरी मेजरमेंट सिस्टम में चलता है, और डेसिमल मेजरमेंट सिस्टम में किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इस तरीके से चलता है। तो ये यहाँ पे दोनों मेजरमेंट दे रखी हैं, कीबी बाइट, मेबी बाइट, जीबी बाइट। तो कीबी बाइट में 2⁻10 यानी कि 1024 बाइट्स होती हैं। मेबी बाइट में 2⁻20 यानी कि 1,48,576 बाइट्स होती हैं। इस तरीके से जीबी बाइट में 2⁻30, टेबी बाइट में 2⁻40 और पेबी बाइट में 2⁻50 बाइट्स होती हैं। अब डेसिमल मेजरमेंट सिस्टम की बात करूँ तो किलो बाइट में 10⁻3 यानी कि 1000 बाइट्स होती हैं। मेगा बाइट में 10⁻6 यानी कि 1 मिलियन बाइट्स होती है। उस तरीके से गीगाबाइट में 10�9 बाइट्स होंगी। टेराबाइट में 10�12। तो इस तरीके से 3 का इंक्रीमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे फैक्ट्स जो है पेड ऑनलाइन कोर्सेज में कवर किए गए हैं। तो और भी इस तरह के फैक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पेड ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ मेमोरी कैपेसिटी यूनिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये जो आपके सामने मेमोरी यूनिट्स दे रखी है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले आता है गीगाबाइट, फिर आएगा टेराबाइट, फिर आएगा पीटाबाइट और फिर आएगा एक्साबाइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि लास्ट जो डिजिट होती है हेक्साडेसिमल नंबर में वो होती है एफ। 0 से 9 तक तो डेसिमल नंबर सिस्टम की तरह 10 डिजिट सेम रहती है। फिर उसके बाद 10 को लिखा जाता है ए, 11 को लिखा जाता है बी, 12 को लिखा जाता है सी, 13 को लिखा जाता है डी, 14 को लिखा जाता है ई और 15 को लिखा जाता है एफ। तो ये सारी डिजिट्स होती हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी कि एफ के बाद अगर कोई डिजिट आपके पास आती है तो वो इनवैलिड कहलाएगी। तो यहाँ पे 236 भी वैलिड है, ई एफ ए भी वैलिड है, 12F भी वैलिड है, ADG यहाँ पे इनवैलिड नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 187 बेस 10। तो डेसिमल नंबर आपके पास दे रखा है 187, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में जाने के लिए हमें पता है कि हम 2 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आता है उसको राइट साइड में लिखते जाते हैं। तो इस तरीके से 187 को मैं 2 से डिवाइड करता जाऊंगा और रिमाइंडर राइट साइड में लिखता जाऊंगा। तो 9 2 18 और 3 2 6। तो डिवाइड करके मेरे पास यहाँ पे आ गया 93 और रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब फिर से मेरे पास यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो फिर से 2 के साथ डिवाइड करता हूँ, 4 2 8, 6 2 12। तो रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 2 4, 3 2 6, रिमाइंडर आ गया 0। फिर से 2 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 1 2, 2 1 2 और रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 के साथ डिवाइड करूंगा, 5 2 10, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 2 4, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 के साथ डिवाइड करूंगा, 2 1 2, रिमाइंडर आ गया 0। और अब जो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स आए हैं उनको इस तरीके से लेफ्ट टू राइट लिखता जाऊंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1 0 1 1 1 0 1 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने को कहा गया है। तो इन नंबर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 1 0 0 1 1 0 0 और दूसरा नंबर है 0 0 1 0 1 1 0 0। अब हम यहाँ पे इन दोनों नंबर की बाइनरी एडिशन करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि बाइनरी एडिशन किस तरीके से की जाती है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम 0 0 को ऐड करेंगे। तो 0 0 का एडिशन आपको पता है 0 ही होता है, कोई कैरी नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर से 0 0 है तो 0 0 का एडिशन 0, 1 1 का एडिशन 0 होता है और एक कैरी चला जाता है लेफ्ट की तरफ। फिर उसके बाद 1 1 1 का एडिशन 1 होता है और एक कैरी चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। फिर 1 0 0 का एडिशन 1 होता है, 0 1 का एडिशन 1 होता है, 1 0 का एडिशन 1 होता है और 0 0 का एडिशन 0 होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 1 1 1 1 0 0 0। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 64 बेस 10 इज। तो एक डेसिमल नंबर आपके पास दे रखा है 64, जिसकी आपने हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो आपको पता है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए आप 16 के साथ डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर आता है उसको राइट साइड में लिखते जाएंगे। तो 16 के साथ डिवाइड करता हूँ मैं, तो 16 4 64 होते हैं और रिमाइंडर बचेगा 0। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 40 यानी कि 40। तो 64 की हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी 40।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो ये चीज़ भी मैंने क्लास में बहुत बार बताई है कि नैंड और नॉर गेट जो होते हैं उनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और इनको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन गेट्स का यूज़ करके बाकी सभी गेट जो हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए 0.25 बेस 10 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। तो यहाँ पे आपको 0.25 बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे जो है ये पॉइंट वाला नंबर दे रखा है, तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो देखते हैं। अब पॉइंट से लेफ्ट वाली साइड को जो भी नंबर होता है उसको तो वैसे ही सॉल्व किया जाता है। पॉइंट से राइट वाली साइड को अब हमारे पास है 0.25, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यानी कि इसको बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम 0.25 ऐसे लिख देंगे और इस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो भी नंबर आता है उसमें डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद ही लगेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 50 और डेसिमल लगेगा 2 स्थान के बाद। अब डेसिमल के बाद ऑब्वियस सी बात है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद दोबारा से 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 5 2 कितने हो जाते हैं 10, तो 10 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब फिर से डेसिमल लगेगा 2 स्थान के बाद, यानी कि 1 और 2। तो यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट वाली साइड मेरे पास आ गया 1। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के लेफ्ट वाली साइड को आपके पास या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डेसिमल से लेफ्ट वाली साइड को जो भी आता है 0 या 1 उसे आपने पॉइंट के बाद वैसे ही लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 0.01, ये आ गया 0 और ये आ गया 1, तो इसे हमने पॉइंट के बाद वैसे लिखते जाना है। तो ये आ गया हमारे पास बाइनरी इक्विवेलेंट किसका, 0.25 का। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जो एंड गेट के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है और गेट के जरिए रिप्रेजेंट की जाती है लॉजिकल एडिशन, तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए हाउ मैनी डिफरेंट बिट पैटर्न कैन बी जनरेटेड यूजिंग 5 बिट्स। तो इसका मतलब क्या है, 5 बिट्स का यूज़ करके आप कितने डिफरेंट बिट पैटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। आपके पास मान लो 5 बिट्स दे रखी है और आपसे पूछा जाता है कि इनका यूज़ करके आप कितने पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे 2⁵5 कर देंगे। तो यहाँ पे 2⁵5 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 32। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 111010 इज। तो इस नंबर का ऑक्टल इक्विवेलेंट आपसे पूछा गया है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, बट ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है 3 डिजिट के पेयर बना लेने हैं और फिर उनको डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे 111 और 010, ये 2 अलग पेयर बन गए। अब इनको सिंपली डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है और ऐसे लिख देना है। अब 111 पता है आपको क्या होता है 7 होता है और 010 क्या होता है 2 होता है। तो 72 जो होगा ये इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा। तो ये इसके लिए शॉर्टकट है। थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को चेक कर सकते हैं आप। तो अगर हम किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो 3 के पेयर बनाए जाते हैं, और अगर आप किसी बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4 के पेयर बनाने पड़ेंगे। बाकी अगर लेफ्ट साइड में कुछ 1 या 2 बिट्स रह जाती हैं तो वहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 8 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर -28 इज रिटन एज। अब यहाँ पे आपके पास एक डेसिमल नंबर दे रखा है -28। अब इसका आपने 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो भी ऑक्टेट में, यानी कि 8 बिट की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो आपको ये -28 जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 28 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 11100, 16 और 8 24 और 4 28। अब इस नंबर को -28 कैसे बनाएंगे हम, 2 जीरोज हम अपनी मर्जी से ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद 1 लगा देंगे। अब ये 2 जीरोज ऐड करने के बाद मैंने लेफ्ट में 1 क्यों लिखा, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी कि टोटल 8 बिट्स जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो 2's कॉम्प्लीमेंट दे रखा है वो 8 बिट में दे रखा है, तो इसलिए मैंने 2 एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी। और लेफ्ट मोस्ट बिट क्या होती है, साइन बिट होती है, तो साइन बिट को मैंने 1 कर दिया। 1 आपको पता है कि माइनस के लिए यूज़ किया जाता है और 0 यूज़ किया जाता है प्लस के लिए। अब इसके बाद जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हम इतने नंबर का निकालेंगे। बाकी जो साइन बिट है तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। 1's कॉम्प्लीमेंट पता है आपको कि जो भी बिट्स होती है उनको उल्टा कर दिया जाता है, तो 1 का 0 हो जाएगा और 0 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अब 11000011। तो ये आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 कर देना है। तो +1 करके कितना आ जाएगा, 1 कितना होता है 0 होता है, और एक कैरी चला जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो फिर से 1 हो गया। 1 कितना हो जाएगा फिर से 0,
और एक कैरी चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 0। तो 1 और 0 का एडिशन कितना होता है 1 होता है और फिर इसके बाद की बिट्स जो है वो वैसे की वैसे आ जाएंगी और जो साइन बिट है वो हम वैसे के वैसे ही लगा देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 1 1 0 0 1 0 0। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल नंबर 7432 टू इट्स बाइनरी नंबर इज। अब आपके पास एक ऑक्टल नंबर दे रखा है 7432, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है हर एक डिजिट को 3 बिट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल 7 को बाइनरी में किस तरीके से लिखा जाता है 1 1 1, 4 को लिखा जाता है 1 0 0, 3 को लिखा जाता है 0 1 1 और 2 को लिखा जाता है 0 1 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 1 1 और 0 1 0। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सिंपल इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो इस बाइनरी नंबर को मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1 0 1 1 0 0। अब इस नंबर के नीचे मैं राइट टू लेफ्ट एक सीरीज लिख दूंगा 1 2 4 8 16 32 एंड 64। तो ये आपको पता है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 होता है 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 होता है 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 होता है 8। तो इस तरीके से 1 2 4 8 16 32 64 आ गया। ये कुछ नहीं कर रहे हम 2 की पावर एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसके बाद जिस नंबर के ऊपर 0 होगा वो नंबर आपने काट देने हैं इस तरीके से, और जिन नंबर के ऊपर 1 है उन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। तो 8 और 4 12 और 12 और 32 44 और 44 और 64 कितने हो गए 108। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। तो यहाँ पे आपके पास पूछा गया कि और गेट को आप किस तरीके से देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल। और गेट को हम स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल की तरह भी देख सकते हैं। किस तरीके से, ये एक वायर है यहाँ पे और ये यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। इस तरीके से स्विच को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब स्विच यहाँ पे टच होगा तो इसको कहा जाता है कि स्विच क्लोज्ड है, और स्विच अगर इस तरह से है तो इसको कहा जाता है कि स्विच ओपन है। अब इसी तरीके से एक और स्विच मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके पैरेलल में, और इस तरीके से इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है इसको मान लो ए, और ये जो पॉइंट है इसको मान लो पॉइंट बी, और ये यहाँ पे दोनों स्विचेस लगे हैं पैरेलल में। अब इन दोनों पैरेलल स्विचेस को हम और गेट की तरह कैसे देख सकते हैं। और गेट आपको पता है किस तरीके से वर्क करता है। और गेट में अगर हम एक भी इनपुट 1 देते हैं तो हमारे पास आउटपुट कितनी आती है 1 आती है। और गेट का ट्रूथ टेबल इस तरीके से चलता है, अगर हम 1 1 एंटर करेंगे तो आउटपुट आएगा 1, अगर 1 0 इनपुट देते हैं तब भी आउटपुट 1 आती है, अगर 0 1 इनपुट देते हैं तब भी आउटपुट 1 आती है, अगर इनपुट 0 0 होगी तब आउटपुट कितनी आती है 0 आती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों स्विचेस जो है वो ओपन रहेंगे तो कोई भी करंट जो है वो ए से बी की तरफ पास नहीं करेगा। अगर इन दोनों में से एक भी स्विच क्लोज हो जाता है तो तब हमारे पास करंट जो बी तक पास कर जाएगा। तो एक तरीके से देखें तो और गेट का ही ट्रूथ टेबल बनता है यहाँ पे। अगर ये वाला स्विच क्लोज होगा तो तब भी करंट को यहाँ से पास करने के लिए जगह मिल जाएगी, अगर ये वाला स्विच क्लोज होता है तो तब भी करंट को यहाँ से पास करने के लिए जगह मिल जाएगी। यानी कि एक भी इनपुट अगर 1 होती है तो आउटपुट हमारे पास कितनी आती है और गेट के केस में 1, और अगर दोनों इनपुट 1 होंगी तब भी आउटपुट जो हमारे पास 1 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी पाथ है यहाँ पे भी पाथ है करंट को पास करने के लिए। और सेम इसी तरीके से एंड गेट को हम स्विचेस कनेक्टेड इन सीरीज कह सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने याद रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल शोन बिलो। तो इस सिंबल से आप किस लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका आंसर होगा नॉर गेट। इतना सिंबल आपको पता है और गेट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो यहाँ पे सर्कल लगाया गया है ये यूज़ किया जाता है नॉट गेट के लिए। तो नॉट गेट और गेट मिलके क्या बनाते हैं नॉर गेट। तो ये सिंबल नॉर गेट का होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए विच लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। इस ट्रूथ टेबल के जरिए कौन सा लॉजिक गेट रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपका आंसर होगा नैंड गेट। अब नैंड गेट क्यों होगा, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखने के लिए सबसे पहले हमें एंड गेट का ट्रूथ टेबल देखना पड़ेगा। तो एंड गेट में आपको पता है कि आउटपुट को 1 होने के लिए दोनों इनपुट का 1 होना मस्ट है। तो अगर हम 1 1 एंटर करते हैं एंड गेट में तो हमारे पास आउटपुट आती है 1। अगर इनमें से एक भी इनपुट 0 हो जाती है या दोनों 0 हो जाती है तो आउटपुट हमारे पास 0 आती है। तो अगर 1 0 एंटर करता हूँ तब भी मेरे पास 0 आउटपुट आएगी, 0 1 एंटर करता हूँ तब भी आउटपुट 0 आएगी, अगर 0 0 इनपुट देता हूँ तब भी आउटपुट 0 आएगी। तो ये ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट का। अब एंड गेट से नैंड गेट किस तरीके से बनता है, यहाँ पे नॉट गेट ऐड करके। तो नॉट गेट जब हम ऐड करते हैं तो वो आउटपुट को क्या कर देता है उल्टा कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे 0 0 है वहाँ पे आउटपुट कितनी आएगी 1 आएगी। तो यहाँ पे 0 0 और आउटपुट कितनी आ रही है 1 आ रही है। 0 1 के केस में भी 1 और 1 0 के केस में भी आउटपुट आ रही है 1। तो यहाँ पे भी वही है, 0 1 के केस में 1 और 1 0 के केस में 1।
तो ये जो आउटपुट है ये है नैंड गेट की, और नैंड गेट बनता है एंड गेट और नॉट गेट को मिला के। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप अगर हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर हिमाचल कॉम्पिटिटिव की ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।